साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? देखिए, आज हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा कि जो हमारे पास बचा हुआ समय है, बचा हुआ समय क्या कहेंगे, जो मिला हुआ एक्स्ट्रा मिला हुआ समय है, इसको हम 72nd बीपीएससी के लिए कैसे यूटिलाइज करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हमें मेंस पर फोकस करना चाहिए या प्रीलिम्स पर। आपको बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल मैं कारण बताऊंगा कि आपको कहां फोकस करना चाहिए और क्यों, और कितना टाइम आपको देना चाहिए। दूसरा, न्यूज़पेपर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, आई विल टॉक अबाउट दैट, कि क्यों न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं और न्यूज़पेपर से हमें क्या चीजें जो है निकाल लेनी है, कितना टाइम हमें न्यूज़पेपर पर देना चाहिए और किन मुद्दों को हम न्यूज़पेपर से निकालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है, आप देख सकते हैं, जो दिल्ली एडिशन है उसका हमने लिया है। और इनमें से कुछ आर्टिकल्स को यहां मैं एक एक करके स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि मैंने पिक किया है। न्यूज से भी बीच बीच से भी हमने आर्टिकल्स को पिक किया है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको कितना समय देना चाहिए। वैसे वी हैव प्लान्ड कि हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन एंड ऑफ, कोशिश करेंगे कि इफ पॉसिबल कि रेगुलर बेसिस पर हम लोग इनका डिस्कशन स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आपको प्रीलिम्स की बात करें तो आप न्यूज़पेपर्स कंप्लीटली भी छोड़ दोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो आपको वन लाइनर फैक्ट ले आकर के, या फिर एक वन लाइनर फैक्ट नहीं भी होगा तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, उसके बारे में जो बैकग्राउंड न्यूज है वो आपको ले आकर दे देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस, क्या होगा? वहां वैल्यू एडिशन चाहिए। आपका आंसर दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके आंसर से वैरी करना चाहिए। वैरी सिर्फ नहीं करना चाहिए, इन अ बेटर वे वैरी करना चाहिए कि उनसे बेहतर आंसर होना चाहिए, एक हॉलिस्टिक आंसर होना चाहिए, एक ऐसा आंसर होना चाहिए जिसमें हर एक एस्पेक्ट को दिया गया है। न्यूज़पेपर एक दिन में सारी बातें नहीं कवर करता है। जैसे जब हम आपको नोट्स देते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नोट्स देता है तो सभी बातों को एक जगह लिखकर दे देते हैं। वो बहुत टेम्पटिंग लगता है कि सारी चीजें एक जगह मिल गई। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज स्टूडेंट आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट डालना चाहिए। आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाता है, आप जल्दी चीजों को कॉम्प्रिहेंड करते हैं। कैन यू इमेजिन योर पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू विदाउट गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर्स? उस समय आपको सजेस्ट किया जाएगा बोर्ड मेंबर्स के द्वारा या जो भी टॉपर्स होंगे कि यू शुड गो थ्रू 2 और 3 न्यूज़पेपर्स ऑन ए डेली बेसिस। वो करना ही करना है जब आपको, और बिना इंटरव्यू के आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ, न्यूज़पेपर में हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, कि जब भी हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जैसे कि न्यू ट्रिपल अलायंस इन वेस्ट एशिया, या दूसरा आर्टिकल आप देखिए, हाउ डज द एससी हैंडबुक रीथिंक जेंडर सेंसिटिविटी, तो आप देख रहे हैं कि विमेन को लेकर आर्टिकल है। विमेन मेंस हो, इंटरव्यू हो, जो जेंडर टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्रिपरेशन में। हमने इस आर्टिकल को भी देखा, वेस्ट एशिया कितना ज्यादा चर्चा में रहा है। चाहे आप इजराइल पैलेस्टीन का मैटर देख लें, या अभी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, इन 3 देशों का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो ये कैसे जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है वेस्ट एशिया का, उसको रीअलाइन करता है। क्या एक किस तरह की ग्लोबल ऑर्डर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें इन चीज़ों का एक अंडरस्टैंडिंग हमारा बढ़ता है। और जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो चीज़ें एक सीक्वेंस में आगे बढ़ती हैं, और जो हमारा डाइजेशन, माइंड की डाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, जब हम कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बिल्ड होती रहती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप रियलाइज नहीं करेंगे, जब आप पर्सनालिटी टेस्ट में बात करेंगे या जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होंगे, प्रोज लिखेंगे, कॉन्स लिखेंगे, उस समय चीजें आपको रियलाइज होंगी। तो इस आर्टिकल में आप ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि कैसे इन 3 देशों, ये 3 देश आ रहे हैं। जैसे पिछले साल सितंबर में हमने अभी एक आर्टिकल पोस्ट भी किया टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, IAS PCS फैक्ट्री लिखकर। और इस आर्टिकल को डिटेल में वहां पे अपना पर्सपेक्टिव देने का कोशिश किया है कि कैसे पिछले साल सितंबर में जो सऊदी है और पाकिस्तान है वो साथ में आए। देखिए, दोनों की अपनी, तीनों की अपनी स्ट्रेंथ है और वल्नरेबिलिटीज हैं जिनके बदौलत ये सामने आए हैं। पूरे मुस्लिम देशों में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान एकमात्र न्यूक्लियर वेपन होल्डिंग कंट्री है, इसलिए पाकिस्तान को ये साथ में रखना चाह रहे हैं।
अगर सऊदी को देखेंगे और टर्की का, तो एक टाइम था दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ चली थी। इनफैक्ट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो उस समय ये दोनों देश जो है वो यूएस के साथ जाते हैं। सऊदी का अगर आप सिक्योरिटी सिचुएशन देखेंगे ना, तो सऊदी को सिक्योरिटी गारंटी करता था अमेरिका, और अमेरिका को मिलता था उससे तेल। क्या होता है, अमेरिका में सेल गैस की डिस्कवरी होती है, उसके बाद उसको खास फर्क पड़ता नहीं है, और जो सऊदी पे डिपेंडेंसी है उसकी बहुत कम हो जाती है। इनफैक्ट अमेरिका खुद ही बेचने के चक्कर में पड़ जाता है कि अब हमें खुद जो है सेल गैस का एक्सपोर्ट करना है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कहते हैं कि कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता है, और यही हाल सऊदी के साथ हुआ। सऊदी को कई सारे ऐसे मैटर्स हुए, जैसे सऊदी पे कुछ कुछ अटैक्स भी हुए, जो हाउदीज ग्रुप्स है ईरान सपोर्टेड, तो उन्होंने भी अटैक किया, और सऊदी को कहीं ना कहीं ये चीज लगने लगा कि अब अमेरिका पे हम फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि सऊदी ने ईरान के साथ जो अपनी टाइज है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया, और उसमें ब्रोकर कौन कर रहा था? चाइना कर रहा था। मतलब चाइना मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है ईरान और सऊदी को एक पास लाने में। हमने देखा कि सऊदी का और जो टर्की है, इन दोनों देशों का बनता नहीं है। टर्की आप देखेंगे तो इस समय मिलिट्री जो उसका इंडस्ट्री है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट जो ड्रोन्स को प्रोड्यूस करने में टर्की बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इन दोनों देशों को लगता है कि टर्की को भी हमें साथ लेने की जरूरत है। बेसिकली इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने ये किया है कि अगर एक देश की टेरिटरी पे हमला होगा, जैसे मान लो अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ, तो सऊदी और टर्की ये दोनों मानेंगे कि ये इन पे हमला है। सेम वही प्रिंसिपल है जो नेटो ने अपनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये चलते हैं कलेक्टिव डिफेंस, एक टर्म है कलेक्टिव डिफेंस, उसके मैकेनिज्म पे। जैसे आप नेटो का आर्टिकल 5 देखेंगे तो उसमें इस बात की चर्चा है। अब ये कितना कारगर होगा, ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या ये ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान को भी ऐसा लगता है कि हमें भारत से खतरा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया मई 2025 में, जो पहलगाम अटैक अप्रैल 2025 में पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। तो पाकिस्तान को भी लगता है कि हमें कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी मिल जाएगा, और उनको लगता है कि पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर दे देगा। इसी तरह सऊदी को भी प्रॉब्लम इजराइल से है, जो टर्की है उसको भी प्रॉब्लम इजराइल से है, क्योंकि बॉर्डर पे ही है। तो कहीं ना कहीं, और सऊदी के पास क्या स्ट्रेंथ है, सऊदी के पास तेल है, बहुत ज्यादा तेल है, पैसा है सऊदी के पास, तो उसको भी ये साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पूरी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको अगर लीडरशिप की बात करें इन दोनों, तो ये दोनों देश चाहते हैं कि हम लीडर रहें पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, तो हम लीडर रहें, सऊदी और टर्की। तो खैर ये ओवरऑल एक सिचुएशन है कि एक तरफ सऊदी ईरान का झगड़ा हमेशा से रहा है, सऊदी इजराइल का झगड़ा रहा है, सऊदी टर्की का रहा है। कुल मिलाकर फॉरेन पॉलिसी की कोशिश, चाहे कोई भी देश हो, वह यही कोशिश करता है कि एक बैलेंस स्टैब्लिश किया जाए। और इसी बैलेंस के चक्कर में, और बैलेंस के साथ साथ हर एक देश, चाहे वो अमेरिका हो, वो क्या कोशिश करता है कि हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट, अगर हम बेटर टर्म अगर आप मेंस में लिखना चाहें तो इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, उसकी तरफ वो काम करना चाहता है। तो ये पूरी स्टोरी है। अगर दूसरी स्टोरी की तरफ हम आगे बढ़ें तो 2023 में, और इस पे बीपीएससी ने मेंस में शॉर्ट नोट्स पूछा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। परहैप्स इफ आई कैन रिकॉल, ये 68 या 69 का पेपर देख लीजिए, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि 2023 में हैंडबुक निकाला था जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे, जजेस को कही गई थी, लॉयर्स को कहा गया था। जैसे कि मान लीजिए हाउसवाइफ शब्द का प्रयोग नहीं करना है, आपको होम मेकर शब्द का प्रयोग करना है। इससे क्या झलकता है कि होम मेकर यानी जो विमेन है वो भी तो घर में काम कर रही हैं, उनका भी तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ये बात अलग है कि वी आर नॉट कैलकुलेटिंग जो वो काम कर रही है घर में इनटू आवर जीडीपी, तो वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। वैसे इसमें बहुत सारे तर्क भी हैं कि अगर उसको काउंट किया जाए तो हमारा जो जीडीपी फिगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बट दैट्स अनदर डिबेट। हमें यहाँ ये देखना है कि होम मेकर कहने का मतलब ये है कि घर को एक तरीके से बना रही हैं, यानी ये जो शब्द है एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन या एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता है समाज में। तो इसी तरह ईव टीचिंग जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो
कहने का अर्थ है उसी को इन्होंने एक जो है उसी को इन्होंने क्या किया है कि और ब्रॉडेन किया है। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे बताइए, जब लाया गया था 2023 में? जस्टिस DY चंद्रचूड़। और इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है जस्टिस सूर्यकांत, जो 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है और इसमें इन्होंने बोला है कि इन्होंने कहीं ना कहीं हार्वर्ड मॉडल को अपनाया और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान दिया है, हमें थोड़ा सा प्रोसीडिंग्स पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी चाइल्ड से हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो एक तो कैमरा में करें और ओपन पब्लिक के सामने हम उसका इंक्वायरी नहीं करें और उसको कंफर्टेबल रखें, उसके पूरे नाम को उजागर नहीं करें। चाहे जब हम उससे इंटरोगेट कर रहे हैं तब भी पूरे नाम को हम उजागर नहीं करें। उसका जैसे मान लो कि कोई नाम P से स्टार्ट हो रहा है, S से हो रहा है, तो हम सिर्फ उसकी इनिशियल नेम को लेकर ही बुलाएं या कोई स्यूडो नेम लेकर के हम उन्हें बुला सकते हैं। तो ये कुछ कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। बेसिकली यह आया फरवरी 2026 का ही मामला था और उस मामले में इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने काफी कंट्रोवर्शियल जो है अपनी जजमेंट दी थी और उसी के रिगार्डिंग यह मामला सामने आया था। अगर मैं थोड़ा सा उस पर बताऊं तो उसमें उन्होंने ऐसा कुछ मामला था कि रेप का मामला था और उस मामले में उन्होंने कहा कि यह अटेम्प्ट, शब्दों से खेल रहे थे कि यह अटेम्प्ट टू रेप नहीं था बल्कि प्रिपरेशन टू कमिट रेप था। जैसे अटेम्प्ट टू रेप में ज्यादा पनिशमेंट होगा, मुझे लीगल जो उसका कि क्या है, कितना पनिशमेंट है नहीं पता है, बट अटेम्प्ट टू रेप को उन्होंने अवॉइड किया और ये कहा कि प्रिपरेशन टू कमिट रेप। आप इस शब्द को डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसी चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मैटर को जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस में मैटर आया और उसी से फिर जाकर के इस पे काम किया गया। नाउ अगला है यूपीआई को लेकर एक न्यूज छपा है। देखिए यूपीआई पे सवाल डायरेक्ट बनता है कि कई बार पूछा गया है, इवन यूपीएससी ने भी सवाल पूछा है और इस समय आप एक टर्म लिख लीजिए MDR। ये सवाल यूपीएससी ने 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और अगेन ये बहुत ज्यादा चर्चा में है और अगर ये पूछ लिया जाता है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। तो बेसिकली यूपीआई पे सरकार का ये प्रपोजल है कि भाई हम कुछ पैसा लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल करते हैं, आप अपने दोस्त को देते हैं तब तो कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मान लीजिए आप अपने किसी मर्चेंट को, किसी दुकानदार को आपने पैसा पे किया और 2000 रुपए से ज्यादा का आपने अगर पेमेंट किया है तो मर्चेंट से पैसा लिया जाएगा, या जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ जिनका ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका पैसा लिया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर इस समय है, बताइए कौन है? संजय मल्होत्रा जी। तो संजय मल्होत्रा जी का बयान है कि समवन हैज टू बियर द कॉस्ट, किसी ना किसी को तो यह पैसा बियर करना ही पड़ेगा। इसी चीज को लेकर के यह अमेंडमेंट आया है जिसका नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। तो अब लोगों में एक चिंता सता रही है कि क्या यूपीआई पे हमें टैक्स देना पड़ेगा? यूपीआई अभी तक जो है फ्री था हमारे लिए, तो सरकार बेसिकली सब्सिडीज दे देती थी, जो बैंक्स हैं उनको सब्सिडीज दे देती थी। बट मुझे पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा अभी रिस्क लेने की पोजीशन में होगी। तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट आप टर्म जान जाइएगा, इसके बारे में पूछा था। बेसिकली जो मर्चेंट्स पर टैक्स लगता है, जो व्यापारी वगैरह है, जो वो टैक्स पे कर रहे होते हैं इन ट्रांजैक्शंस के बदले, वही होता है। और ये सवाल 2018 में आया था, तो ये टर्म इस समय भी चर्चा में है। नाउ एफसीआरए जो है, ये एफसीआरए चर्चा में है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एनजीओज आपको पढ़ना है और एनजीओज या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं समाज में। लास्ट माइल जो सर्विस डिलीवरी है उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अभी जो कुछ क्रिश्चियन फोरम है तो उन्होंने कहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्रिश्चियन फोरम ने क्या कहा है, ये एफसीआरए जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको ऐसा डर लग रहा है कि हमारी जो संपत्ति है तो हमारी संपत्ति को कहीं सरकार जो है वो अधिग्रहित न कर ले, इस रूल में बदलाव को ला करके ना। तो ये 2010 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसी को बेसिकली फेवर कर रहे हैं। डीएमके एडीएमके एआईएडीएमके बायकॉट सीएम्स डिलिमिटेशन मीटिंग। नाउ किस पॉलिटिकल पार्टी ने बायकॉट किया, ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
बट इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ते हैं तो एक टर्म आया है डिलिमिटेशन, और ये सेंसस डिलिमिटेशन, इसको आपको डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। जैसे कितना सारा रोज आप स्टेटमेंट सुनेंगे, जैसे राहुल गांधी जी का भी बयान आया है, हमें उनके बयान, कौन बयान दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कावेरी डिस्प्यूट को लेकर के इन्होंने बायकॉट किया है। नाउ कावेरी डिस्प्यूट, हमने पिछली भी क्लास में कहा था कि कावेरी डिस्प्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन राज्य और एक यूनियन टेरिटरी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए। कावेरी नदी कहां से निकलती है, कहां गिरती है, कितनी लंबाई है, कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ये आपको प्रीलिम्स के लिए समझ लेना आवश्यक है। नाउ मेंस में आपको कावेरी पे ट्रिब्यूनल बनाया गया था, आर्टिकल 262 क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 क्या है, इन सब चीजों पे सवाल बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और जो मेकेडाटू प्रोजेक्ट है उस पे आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। तो इनका कहना है कि जो नए चीफ मिनिस्टर हैं विजय थालापति जिन्हें हम कहते हैं, तो वो जो है फार्मर का जो लोन वेवर है उनके मैटर को लेकर सीरियस नहीं है। ऑफ कोर्स जो अपोजिशन होता है वो इस तरीके का आप पे एलिगेशन लगाएगा। तो पूरा कावेरी डिस्प्यूट यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिलिमिटेशन, सेंसस, वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, बीपीएससी ने उस पर सवाल भी पूछा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ असम नीड्स नेशनल सॉल्यूशन टू फ्लड्स, जो सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने कहा है। नाउ ये नेशनल सॉल्यूशन को आप देखेंगे सिंगल कोट में रखा गया है, क्योंकि जो आसू है ना, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, वो बहुत लंबे समय से एक मांग कर रहे हैं कि इसको एक नेशनल प्रॉब्लम घोषित कर दिया जाए, क्योंकि असम आप देखेंगे तो साल में 5 बार फ्लड का सामना करता है। तो उनकी ये डिमांड है। तो सीएम का कहना है कि नहीं, हमें नेशनल प्रॉब्लम नहीं, हमें नेशनल सॉल्यूशन। तो आप वर्ड्स को कहीं अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं, बट किसी का अगर नाम नहीं यूज कीजिएगा यहां पर, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के वह सदस्य हैं। अगर कोई गवर्नर कहते हैं, सीएजी कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, तो आप उनके नाम को नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या उनके नाम को लिख सकते हैं, बट सीएम के नाम को या किसी मिनिस्टर के नाम को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर का नाम कहीं लिख सकते हैं। ये एक जो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड कह सकते हैं, जो मेंस आंसर राइटिंग में चीजें होती हैं वो है। तो ना फ्लड यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फ्लड पे कुछ भी आता है, और असम में अभी आप देखेंगे फ्लड से काफी तबाही मची हुई है, तो हमारे यहाँ फ्लड का एक मेजर समस्या है। जैसे आप बिहार में भी फ्लड को लेकर बहुत सारे सवाल बनते हैं, और आपसे इंटरव्यू में भी, अगर आप पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं से भी आते हैं तो आपसे इंटरव्यू में जरूर सवाल पूछा जाएगा फ्लड के ऊपर। तो फ्लड में हमारे यहाँ क्या होता है ना, हम स्ट्रक्चरल मेजर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम एम्बैंकमेंट्स बना दें, और बोरी वगैरह आपने देखे होंगे उसी एम्बैंकमेंट्स के नीचे डाल देते हैं। ये फायर फाइटिंग, फ्लड फाइटिंग जिसे कहा जाता है, ये अप्रोच काम नहीं करेगा। हमें बहुत ही स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दोनों मेजर्स पे काम करना होगा। हमें जो नेपाल सरकार है या तिब्बत यानी कि चाइना की सरकार है, हमें उनसे भी बात करना पड़ेगा। हमें पूरी जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि अगर जब भी फ्लड की सिचुएशन आती है तो हम क्या करें। एक तो देखेंगे बहुत सारी नदियों में ना गाद की समस्या है। जैसे आप कोसी नदी में खासकर देखेंगे, जिसे बिहार का सौरो कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, पूरा उसकी तलहटी में ना, अब जैसे मान लीजिए नदी है, अगर इसकी इतनी, ये उसका एकदम बॉटम पार्ट है और इतना नदी का लेवल है, तो इस पे क्या होगा, गाद जमते 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 सिल्टिंग हो जाता है। तो यहां तक हो गया, तो अब नदी जो है तो उफान मारने लगेगी, क्योंकि अब उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है पानी का वो बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे मौके पे हमें आंसर राइटिंग में क्या करना है, या जब हम बोर्ड को बताएंगे तो ये बताएंगे कि हमें डीसिल्टिंग करना है। तो बहुत सारे मेजर्स हैं, उन पे आप बेसिकली यहां समझ लिए कि फ्लड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोकल एंटरप्रेन्योर्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन J&K, पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है। देखिए, अगर कोई भी न्यूज आता है जिसमें पार्लियामेंट पे कोई पैनल बनाया गया है और उसका रिपोर्ट आता है, तो उसकी 2-3 लाइन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, और उसी को कहीं भी आप कोट कर सकते हैं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई क्वेश्चन आता है, आप उस पर भी कोट कर सकते हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर का विकास, जब जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया
एक जो फुल फ्लेज्ड स्टेट था उसको दो यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, उसके बाद से 2019 के बाद क्या बदलाव आए हैं, अगर उस पर सवाल आता है तो आप उसमें भी इसको लिख सकते हैं कि कैसे लोकल्स को वहां बेनिफिट पहुंचा है। नाउ अ यूएस सीनेट क्लियर्स बिल 100% टैरिफ थ्रेट लूम्स। देखिए यूएस में कल एक बिल पास हो गया और अगर आप देखेंगे तो सीनेट ने बेसिकली पास किया है। सीनेट क्या है? अमेरिका का ऊपरी सदन है, जैसे हमारे यहां राज्यसभा है और हमारे यहां जैसे लोकसभा निचली सदन है, तो वहां पे कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इन्होंने कहा है कि जो ये बिल का पासिंग डेट है, वैसे 30 दिन के बाद ये इफेक्ट में आएगा, तो उसके एक साल पहले से अगर कोई देश, आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि बिल प्रोपोजेज 100% टैरिफ ऑन कंट्रीज हेविली इंपोर्टिंग रशियन ऑयल एंड गैस, और इसमें दो कंट्रीज इफेक्ट होंगे, चाइना सबसे ज्यादा कर रहा है और 2 नंबर पे इंडिया है। तो एक और बात ध्यान रखना कि 10% टैरिफ जो पहले से लगा हुआ है भारत पे, उसके बाद ये 100% है, यानी 110% टैरिफ कौन व्यापार करेगा? अमेरिका के साथ। वैसे ही भी ये मेजर एक तरीके से आप देखेंगे ना तो फॉरेन पॉलिसी में यह मेजर एक तरीके से भारत को चाइना के और करीब ले जाएगा। आई डोंट नो व्हाई ट्रंप इज फॉलोइंग सच मूव्स, बट भारत को अमेरिका के साथ अभी के टाइम पे हम देखेंगे तो एक अगर रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे तो हमें बैलेंस्ड नीति अपनानी है सभी के साथ, बट अमेरिका के साथ, बट कहीं ना कहीं चाइना के साथ जाने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि भारत तेल परचेज कर ही रहा है और जो 5 देश हैं जो सबसे ज्यादा रसिया से तेल परचेज कर रहे हैं, उन्हीं पे ये मूव है। तो जाहिर सी बात है भारत इसमें आएगा और भारत पे भी ये लोग 100% सैंक्शन लगाएंगे। तो ट्रंप को कुछ कहा नहीं जा सकता। एनीवे वी विल डिस्कस दैट इशू इन डिटेल। ये फ्रंट पेज पे ही द हिंदू का अगर मैं फ्रंट पेज लूं तो इसमें फ्रंट पेज पे ही यह आर्टिकल छपा है कि ओवर 1.5 करोड़ नेम्स ऑफ पोल रोल्स इन लेटेस्ट फेज ऑफ एसआईआर। एसआईआर क्या है? कितनी स्टेट्स में हुआ है और एसआईआर में क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या चैलेंजेस रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया, तो उन सारी बातों को यहां पर लिखा गया है। तो बेसिकली यहां पर आपको बहुत सारे डेटा मिलेंगे। यह डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट ओवरऑल जो टॉपिक एसआईआर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एसआईआर का बेसिकली इस बार शुरुआत जो हुआ वो बिहार से ही हुआ और हम लोग पॉलिटिकल रंग इसको नहीं देंगे। एफआईआर को पॉलिटिकल रंग इस तरह देना हुआ कि आप यह आंसर में नहीं लिख सकते हैं कि जहां जहां भी एसआईआर हो रहा है वहां वहां बीजेपी की सरकार बन रही है। ट्रुथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसका कहीं ना कहीं रोल है भी, लेकिन आप इस तरह अपने आंसर में अवॉइड करेंगे लिखना, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे यह उम्मीद की जाती है कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो सिविल सर्वेंट्स चाहें वो जानते हैं और वो चाहें तो अपोज कर सकते हैं, बट उनके पास जब व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग तो उस समय बिपार्ड में, तो उस समय एक ट्रेनिंग देने के लिए एक सर आए हुए थे एंड ही इज करेंटली सर्विंग एज सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो वो एक बात बताए थे कि जैसे नाग पास का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फोटो उन्होंने लगाया था और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे नाग पास में किसी को बांध दिया जाता है ना, तो वैसे ही सिविल सर्वेंट्स बंधे रहते हैं। जैसे रामायण का उन्होंने रेफरेंस लिया था कि नाग पास में बंधे हुए हैं, आप बहुत कुछ बोल नहीं सकते हैं, आपके पास बहुत फ्रीडम नहीं होगा, अगर आप बोलेंगे तो आप पे डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो जाएगी। नाउ इस तरीके से हमने देखा। नाउ हमने एक चीज को तो देख लिया, हम लोग न्यूज़पेपर में द हिंदू से और द इंडियन एक्सप्रेस से कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। वैसे द इंडियन एक्सप्रेस भी हमने सामने रखा है, बट आई हैव नॉट टेकन एनी न्यूज़ फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस टुडे, बट कोशिश करेंगे कि फ्रॉम टुमारो विल इंक्लूड ऑल्सो सम ऑफ द आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एज वेल। नाउ अब आते हैं हम अपने जो हमारा मुद्दा है कि क्या किया जाए। देखिए आपके पास 2 स्टेज है, एक है पीटी का और दूसरा है आपके पास मेंस का। मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है सॉरी, कि अगर आपका
ये 100% तो वैसे कभी नहीं होता, बट अगर आप यहां इस पोजीशन में है कि आपका अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आज परीक्षा हो जाए तो आप इस पेपर को क्लियर कर लेंगे, मतलब कि प्रीलिम्स की परीक्षा आज आप इतने कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, आप ये नहीं कहना पड़ेगा कि अगर मैं कल डेट दे दूं, आज छोड़ दो, कल डेट दे दूं और कहूं कि आप आओ और प्रीलिम्स दो। और आपके पास जो आपका रिवीजन इतना अच्छा है, हर सब्जेक्ट्स पर कॉन्सेप्ट्स हो, फैक्ट्स हो, उन पे इतनी अच्छी पकड़ है कि आप कहें कि मैं निकाल लूंगा सर, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप कंफर्टेबल रेंज में 100 प्लस 110 प्लस लाने की स्थिति में है। और मेरा मानना है कि आपको इस समय होना भी चाहिए। क्यों नहीं है? अगर आप नहीं है तो क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अपने आप से आपको सवाल पूछना चाहिए। आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं अगर आप 100 110 लाने की पोजीशन में अब भी नहीं है। देखिए, एग्जाम तो होगा, आज नहीं तो कल एग्जाम होगा। एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर में होगा। सितंबर में चांस अब नहीं बन रहा है। आप सितंबर को मानकर चलिए कि नहीं होगा। नाउ करना क्या चाहिए? पहले आपको अपनी तरफ से 100% हो जाना चाहिए। उसके बाद जो टाइम आपके पास बचता है वो आप मेंस में लगाइए। मेरा समझ है कि अगर आप 1 से 2 टॉपिक भी यहां डेली कर लेते हैं, टोटल अगर मैं मानकर चलूं ना, तो अगर मेंस में अराउंड 200 टॉपिक्स हैं, बस इतने ही हैं। जैसे एक टॉपिक पटना कलम हो गया, एक टॉपिक पाल कला हो गया, एक मौर्य कला हो गया, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ऐसे ऐसे आपके पास करीब 200 टॉपिक्स हैं। थोड़ा सा करंट अफेयर्स में टॉपिक्स ज्यादा मिलते हैं। अगर आप छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करेंगे तो वो थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ओवरऑल अगर बड़े टॉपिक्स की बात करें, इंक्लूडिंग छोटे टॉपिक्स की भी, तो 200 में लगभग आ जाएंगे, कुछ करंट अफेयर्स को अगर हम छोड़ देते हैं तो सिर्फ उतने ही तो टॉपिक्स हैं। मेंस में आपको 4 से 6 महीने का समय मिलता है, मिनिमम 4 महीने का आप मानकर चलो, कभी कभी 3 महीना, बट 3 से 4 महीने का समय आपके हाथ में होगा और ये सफिशिएंट टाइम होगा। मैं एक चीज बस इतना कहना चाहता हूं, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखो, 1300 के अराउंड आपके पास सीट है, ठीक? और जब 1300 सीट है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें 100 सीट आपको, जो एसडीएम कहते हैं आप पॉपुलरली, वैसे एसटीसी बनाते हैं, तो 100 सीट आपके पास यही है। और इसके अलावे भी आपके पास बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। वैसे किसी पोस्ट को अच्छी या बुरी कहना ठीक बात नहीं है, बट आप भी जानते हैं कि आप किन पोस्ट के लिए आप जो है लड़ाई करते हैं। हर कोई चाहता है कि हम पहले आईएएस बने, नहीं मिले तो आईपीएस बने, या किसी का अगर विदेश सेवा में जाने का मन है तो वो चाहता है, और चाहना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक और सवाल मैं ले लूं इस पे, चूंकि हमने बात कर ही लिया। एक सवाल कई लोग पूछते रहते हैं कि क्या हमें बैकअप लेकर चलना चाहिए, नहीं लेकर चलना चाहिए। देखिए, शुरुआत में जब आप तैयारी करने आएंगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहता है। जब हमें कुछ नहीं पता होता है, पूरा स्लेट खाली है, तो उस समय कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। अपने पास क्या रहता है? टाइम रहता है, एनर्जी रहती है बहुत हाई, तो लगता है कि हम सब कर लेंगे, और लगना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा लग रहा है। अगर आप लग रहा है तो आप आधा रेस समझो कि जीत ही चुके हो। ये नहीं लग रहा है तब चिंता की बात है, ठीक है, बट इतनी सी बात बनती नहीं है। वो अगर आपके पास जोश है, टाइम है, एनर्जी है, घर वाले पैसा देने के लिए तैयार है, ये बहुत अच्छी बात है। बट उसके बाद शुरू होता है रियल स्ट्रगल। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं मेल करके कि क्या मुझे सिर्फ यूपीएससी देना चाहिए या कुछ और, तो आपको 2 अटेम्प्ट तक नहीं सोचना चाहिए किसी अदर एग्जामिनेशन के बारे में। अगर इफ यू आर डिटरमाइंड कि यू वांट टू एंटर इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 2 साल यह डिमांड करता है, 2 अटेम्प्ट तो दोगे ना। अगर 2 सीरियस अटेम्प्ट की, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 सीरियस अटेम्प्ट्स, ऐसे नहीं कि आप किसी रिलेशनशिप में थे या किसी से आप पढ़ाई नहीं किए या दोस्ती यारी में रह गए, वो सब अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। और लेकिन टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। अगर 2 अटेम्प्ट आपने दे दिया, अपना 100% दे दिया, 90% दे दिया, मुझे लगा कि इससे बेटर मैं नहीं दे सकता, उसके बाद आपको पीसीएस की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं और इसके बाद भी अगर आप बहुत जिद्दी हैं कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर एक्सेप्शनल केस है तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा,
बट मुझे ऐसा लगता है कि 2 अटेम्प्ट के बाद आपको सीरियसली सोचना चाहिए और आपको पीसीएस की तरफ मूव करना चाहिए। पीसीएस के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पीसीएस पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अगर मैं एज एन एल्डर ब्रदर आपको सजेस्ट करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको एकेडमिक्स में भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए, आपको अपनी हायर स्टडीज को बिल्ड करना चाहिए। देखिए, आप टाइम मैनेज करना सीखो। मुझे भी ऐसा पर्सनली लगता रहा कि अगर मैं फुल्ली टाइम दूंगा सिर्फ प्रिपरेशन को तो बहुत अच्छा होगा। देखो, परेटो का प्रिंसिपल तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो सबको पता है, बट एक और प्रिंसिपल है और उसका नाम मैं यहां लिख देता हूं। पार्किंसंस लॉ कहते हैं। जो लोग साइकोलॉजी पढ़े होंगे उनको पता होगा। जितना आपके पास समय होगा ना, आप काम भी उसी अनुसार अपना बांट लेते हैं। जैसे मान लो कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम कम है, आप उतना बुक नहीं बढ़ाओगे जितना जिनके पास पूरा फ्री टाइम है। आप सिर्फ जो क्रीम पार्ट है आप उस पर फोकस करोगे। आप कोशिश करोगे कि मुझे कौन साइज मटेरियल चाहिए, मैं कैसे, मेरे पास 9 to 5 का जॉब है, सुबह 8 बजे से तैयार होता हूं मैं, शाम के 6 बज जाते हैं। आप उन बीच के टाइम को यूटिलाइज करना जान जाते हो। और जिनके पास फुल टाइम है उनके पास लगता है कि आज फलाने दोस्त से मिलकर आ जाते हैं, बहुत दिन हो गया उस दोस्त से मिले हुए, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, पूरा दिन तो पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए। तो ओवरऑल मैं देखता हूं ना कि टाइम लगभग उतना ही लग जाता है। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर आप वर्किंग भी हैं, लास्ट में टाइम ले लीजिए। लास्ट में वो एक मोटिवेशन होगा कि आप लास्ट के 10 दिन, लास्ट का 20 दिन, 25 दिन आप छुट्टी लेकर के, और उतना जरूर देना चाहिए। उतना कोई ना कोई मेथड निकल जाता है जिससे आप कर सकते हैं वो चीज। तो मुझे ये लगा एक चीज जो बात करनी चाहिए थी, बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने बात किया कि आप पीटी पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। पीटी पर आप ध्यान छोड़ देंगे, अल्टीमेटली आप देखोगे 12 से 13 हजार लोग पीटी पास होंगे, और हैं कितने लोग? लाखों लोग हैं। तो आप चांस नहीं ले सकते हैं। आप मेंस पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट पीटी को इग्नोर करके मेंस मत पढ़िए, नहीं तो फिर वो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, बाकी हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट आई एम रिकवरिंग नाउ, और हम लोग रेगुलर क्लास को, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।